नमस्कार। कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान वाले हिस्से का पहला भाग, या यूँ कहें कि पहला चैप्टर, पहला पाठ प्रकाश के बारे में बात करना चाहते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सा चैप्टर, लाइट। प्रकाश। बहुत गहराई से चर्चा ना करते हुए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें दृश्य प्रदान करता है, देखने की क्षमता प्रदान करता है। यहीं से चैप्टर का उठान लेते हैं और ये लिखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो प्रदान करता है, या ऐसा लिख लें जिसे हम देख सकते हैं। जिसे हम देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। ठीक है। यहीं से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है, या ऊर्जा का वह रूप जो हमें दिखाई देता है। ऊर्जा का हर रूप हमें दिखाई नहीं देता, हर प्रकार की ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती। सिर्फ प्रकाश हमें दिखाई देता है। प्रकाश का, ऊर्जा का यह रूप जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यहीं से हम चैप्टर का उठान लेते हैं और ये पढ़ते हैं कि प्रकाश तरह तरह के गुण प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रकाश द्वारा प्रदर्शित पहला गुण है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश आकर किसी सतह पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश आना मतलब प्रकाश की किरणें आती हैं। जब प्रकाश किरणें आती हैं, किसी सतह पर टकराती हैं और उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई थी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से, प्रकाश किरणें आती हैं, किसी सतह पर टकराती हैं और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। अगर हवा से आई थी तो हवा में लौट जाएंगी, कहीं और से आई थी तो कहीं और लौट जाएंगी। जिस माध्यम से आई हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, तो उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। लिखते हैं प्रकाश किरणों का माइक डिस्टर्ब हुआ है। प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना
को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणें आती हैं, किसी सतह पे टकराती हैं, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक हम चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये सतह है, इस सतह पर एक ये किरण आई है, इस सतह पर टकराई है और ऐसे लौट गई है। चलिए एक बार फिर से मैं इसको बनाता हूँ। वंस अगैन, यह है एक सतह, ये एक किरण आई है, इस सरफेस पे टकराई है और ये लौट गई है। हम मान लेते हैं ऊपर हवा था, हवा से आई है और हवा में लौट गई है। मैं एरो बना के ये बता लूँगा कि ठीक है, ये प्रकाश आई थी, यहाँ टकराई थी, यहाँ लौट गई थी। ये डायरेक्शन है, ऐसे लौट गई है और ये ऐसे आई है। और अगर हम नाम देना चाहें, तो ये जो किरण है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण टकराने के बाद लौट गई है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परावर्तित किरण। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन सा? एक तो आपतित किरण, वह किरण जो आके किसी सतह पर टकरा रही है, ये है सतह। अच्छा, अगर हम सतह को पीछे साइड से पेंट कर दें, पॉलिश कर दें, तो जो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मान लीजिए हम ये इसमें पीछे साइड से ये पॉलिश कर रहे हैं जिससे अच्छा आपको परावर्तन मिल सके। तो इस वाली सतह का नाम होता है परावर्तक सतह। और बीच में इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है ना, जहाँ पे आके ये प्रकाश ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे पड़ रही है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसका नाम क्या होता है? आपतन बिंदु। और अगर उस बिंदु पर हमें एक ऐसे लंब खींच दें, कहाँ? उस बिंदु पर। किस बिंदु पर? जहाँ प्रकाश आके ऐसे पड़ी है, उस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। इसका नाम क्या है? अभिलंब। अब ध्यान से सुने, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एक जो ये कोण दिख रहा है उसका नाम क्या है? इसका हम आई नाम लेंगे, अलग से मैं लिख दूंगा, इसको आपतन कोण कहेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। मैं अलग से लिख रहा हूँ। यहाँ आई क्या है? आई है आपतन कोण और आर क्या है? परावर्तन कोण। फिर से हम रिपीट करते हैं। प्रकाश किरणों का आना, किसी सरफेस से, किसी सतह से टकराना, उसी माध्यम में वापस लौट जाना। किस माध्यम में? जिस माध्यम से आई थी। आना, सतह पे टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना। इस पूरी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। वह किरण जो आ रही है उसका नाम है आपतित किरण, जो किरण लौट रही है उसका नाम है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर वह किरण आके आपतित हो रही है उसका नाम है आपतन बिंदु, और उसी आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। और आगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बना है कहते हैं आपतन कोण। नोट किए हैं आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसको कहेंगे परावर्तन कोण। इसको हम दर्शाए हैं आर से। इतनी बात आपको
क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसी चित्र के आधार पर हम परावर्तन के 2 नियम लिखते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। परावर्तन के नियम, उसी तरह आप नियम याद रखें जैसे मैं बता रहा हूँ। हमने जैसे कि चित्र में दिखाया है आपको, ये 3 आइटम बहुत ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें आपको दिख रहे हैं, कौन सा? एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और एक ये अभिलंब। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये है पहला नियम, आपको इसी तरह याद रखना है। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब ऐसा हर जगह अभिलंब नहीं, कहाँ? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। याद रखेंगे इसको, तीनों कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम जो लिखे थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये 2 नियम है। परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, दोबारा शुरू से दोहराते हैं। एक बार फिर से इसको देखिए, प्रकाश का आना, किसी सतह पर टकराना और जहाँ से आई थी वहीं वापस लौट जाना, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चित्र ये बना हुआ है। एक प्रकाश किरण आ रही है, इस सतह पर टकरा रही है, टकरा के वापस लौट रही है। आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु वह बिंदु है जहाँ पे प्रकाश किरण आके टकरा रही है, उस बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। नियम के अनुसार अगर चलें तो कहते हैं ये तीनों चीज़ कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से, कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तथा जो कोण बने थे, कौन सा? एक बार फिर से, कौन सा कोण? ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये हमने बनाया था अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यह है दूसरा नियम। ये बात हुई परावर्तन की। ठीक है भाई, बात हो गई परावर्तन की। सवाल ये उठता है कि हम परावर्तन देख कैसे सकते हैं? परावर्तन को हमारे देखने का तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है दर्पण। अच्छा, आपको मैं बताऊं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं इस पंखे को देख पा रहा हूँ, इस पूरे जो भी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ ना, ये सब परावर्तन के कारण ही हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आपको चीज़ें दिखाई क्यों देती हैं, तो आपको बताना है कि हमको चीज़ें परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। प्रकाश आती है, उस वस्तु पे पड़ती है और उस वस्तु पे पड़ के टकरा कर वापस लौट के आपकी आंखों तक आती है, तब आपको चीज़ दिखाई देती है। एक बार फिर से, प्रकाश आकर किसी वस्तु पे पड़ती है, उस वस्तु से परावर्तित होकर आपकी आंखों तक आती है, तब आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि परावर्तन हम कैसे पा सकते हैं। तो हम एक बहुत बढ़िया हेडिंग लेते हैं, एक नया टॉपिक के साथ उठाते हैं, दर्पण।
दर्पण। तो है क्या दर्पण? परावर्तन उत्पन्न करने वाली, परावर्तन उत्पन्न करने वाली सरल, बहुत सरल एवं सस्ती युक्ति को दर्पण कहते हैं। अरे वही दर्पण जिससे आप अपना प्यारा सा चेहरा देखते हैं। चेहरा आपको दिखाई ही देता है परावर्तन के कारण। परावर्तन उत्पन्न करने वाली सबसे सरल और सबसे सस्ता तरीका मिरर ही है, दर्पण ही है, जिससे आप देखते हैं अपना चेहरा। और तभी दिखता है, किरणें आती हैं, टकराती हैं, लौट के आपके चेहरे तक आती हैं और फिर आपकी आंखों तक आती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको दिखता है, आपको दिखाई कोई चीज़ देती है। अगर लाइट आती है, जैसे हमको ये बोर्ड मान लीजिए हमको दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? इस बोर्ड पे लाइट आई है, लाइट पड़ी है, वो टकरा के द्वारा हमारी आंखों तक पड़ी है, तब हमको ये चीज़ दिखा है। तो परावर्तन के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है भाई, दर्पण क्या है? परावर्तन उत्पन्न करने वाली सबसे सरल व सस्ता तरीका है। परावर्तन उत्पन्न करने वाला सरल और सस्ता तरीका है दर्पण। दर्पण के प्रकार हम देख लेते हैं। दर्पण बहुत प्रकार के होते हैं। तो जनरली आप दो प्रकार के दर्पण पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं समतल दर्पण और एक पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण। हेडिंग लीजिएगा, समतल दर्पण। अच्छा, दर्पण कैसा है? जैसे हमने दो प्रकार के दर्पण लिखे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये निर्भर करता है इनके परावर्तक सतह पर। एक बार फिर से, परावर्तक सतह आप भूले नहीं, वह सतह जिस पे लाइट आके टकराती है उसका नाम है परावर्तक सतह। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ परावर्तक सतह, आप भूल गए होंगे, बहुत भुलक्कड़ आदमी हैं आप लोग। इधर देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये देखिए, इस पे आके ये लाइट पड़ रही है, इसका नाम क्या है? परावर्तक सतह। तो इस सतह के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे, हम ये निर्णय ले लेंगे कि दर्पण गोलीय है या समतल है। तो अगर परावर्तक सतह एकदम प्लेन है, फ्लैट एकदम, तो उसका नाम है समतल दर्पण। और अगर परावर्तक सतह ऐसे हो गई, मुड़ी हो गई, कर्व जिसे कहते हैं आप, है ना, वक्राकार हो गई, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे थे यहाँ। तो यदि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसको समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, दर्पण बनाने की जो जरूरी प्रक्रिया है वो क्या है? मान लीजिए एक समतल है, ये एक हमने ये ले लिया है कांच, ठीक है। अब कांच है तो आर पार दिखाई देगा। अब कांच से दर्पण बनाने की जो विधि है ना, वो ये है कि एक साइड आप पोत दो, उसको पेंट कर दो। ये कांच हमने लिया, इस पे ना एक साइड आप बिल्कुल पेंट कर दें, पेंट कर दें। ये यूं 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 हो गया, पेंट हो गया। अब एक साइड जहां पेंट नहीं है, इधर वाला सतह हो जाएगा क्या? परावर्तक सतह। इसी पे आके टकराएगी और ये देखिए एकदम फ्लैट है, एकदम सीधा है, लाइट यहाँ आएगी, टकराएगी और जो भी चीज़ें होंगी। तो ये आपके सामने समतल दर्पण बना हुआ है। समतल दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमको जानना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए इस दर्पण के सामने, अच्छा, आपको वस्तु उधर रखनी होती है, दर्पण के सामने वस्तु उधर रखनी होती है जिधर हमको परावर्तक सतह है, जिधर पेंट नहीं है, उधर जिधर से लाइट आएगी
उधर से हमको वस्तु रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें ना आगे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे, जब हम गोली दर्पण पढ़ेंगे ना तो वहाँ हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि अभी हम कुछ चीज़ें ऐसे लिखेंगे जैसे आप उसी तरह मान लीजिए कि मान लीजिए वस्तु कुछ होती है, मान लीजिए प्रतिबिंब कुछ होता है, मान लीजिए फोकस दूरी कुछ होती है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। क्योंकि समतल दर्पण के बारे में आपके एनसीईआरटी में ना मुश्किल से 5-7 लाइन दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ ना समतल दर्पण की कुछ चीज़ें, उसको आप उसी तरह याद रखिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दर्पण है, दर्पण के जिस तरफ से प्रकाश आएगा ना, प्रकाश किरणें आएंगी ना, उस तरफ आपको क्या रखना है, वस्तु, उसका नाम हम दे रहे हैं ए बी। ए बी क्या है, एक वस्तु है। तो दर्पण का काम है आपका चेहरा, आपका फ़ोटो बनाना। फ़ोटो को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं प्रतिबिंब बनाना, है ना। तो इस जो ये वस्तु रखी हुई है ना, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के उस पार बनेगा। अरे कैसे बनेगा, इतना टेंशन ना लीजिए। ये याद रखिए कि समतल दर्पण की ये बहुत खास विशेषता है कि जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा वो उतनी ही दूर बनाएगा जितनी दूर पर वस्तु रख। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है आपके पेपर में। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों बराबर। अगर इधर से इधर की दूरी x है तो इधर से इधर की भी दूरी x होगी। इसको हम a डैश b डैश लिखते हैं, जिसे कहते हैं ये क्या है, प्रतिबिंब। तो कुछ ऐसे हम बिंदु लिखते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब ये फोकस दूरी क्या है ये हम बाद में जान लेंगे, पर अभी आप इसको याद रखें। समतल दर्पण की बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर में आपसे पूछा जाता रहा है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये ऐसे ही याद रखें आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ, समतल दर्पण सदैव, ये बहुत बड़ा शब्द है, ऑलवेज, सदैव आभासी। और यह याद रखें, आगे हम बताएंगे कि आभासी है तो वो हमेशा सीधा तथा बराबर मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये है दूसरी बात। 2 बातें आपको इसी तरह याद रखना है। पहला चीज़ क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होता है फोकस दूरी, हम अगले लेक्चर में बात कर लेंगे। समतल दर्पण सदैव आभासी मतलब सही नहीं बनाता, प्रतिबिंब पढ़ेंगे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर भी पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। आभासी हमेशा सीधा होता है, वो हम बात वहाँ पढ़ लेंगे। तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ये चित्र आपको देख के पता चलना चाहिए, वस्तु है और उस पर उतना ही बड़ा आपको क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। और तीसरी चीज़ ये हम जानेंगे इसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में, कि वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं अपने परीक्षा के लिए 1 नंबर से। क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम सपाट है, एकदम समतल है, उसको समतल दर्पण कहेंगे। इस तरह का ये दर्पण होता है। दर्पण बनाने की विधि है, एक कांच ले लीजिए, एक साइड आप पेंट कर दीजिए, उसको कहते हैं समतल दर्पण। इस तरह बनता हुआ है, जिधर आपसे लाइट आएगी उस तरफ आपको रखना है वस्तु, और उस तरफ उतनी ही दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, उतना ही बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने पहला लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, बहुत बार पूछा गया है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण हमने पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा इसमें जानने वाली बात है नहीं। एक चीज़ और है, मैं बता देता हूँ, जनरल नॉलेज की चीज़ है कि अगर कोई आदमी किसी भी शीशे में ना अपनी पूरी फ़ोटो देखना चाहता है तो शीशे की जो साइज़ है, शीशे की जो लंबाई है, वो कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुने। अगर मान लीजिए मैं अपनी पूरी फ़ोटो देखना चाहता हूँ किसी मिरर में, किसी दर्पण में, है ना, तो अगर मैं 5 फुट का हूँ ना, तो मिरर कम से कम 2.5 फुट का चाहिए, कम से कम 2.5 फुट का दर्पण चाहिए। अगर 2.5 से थोड़ा भी कम हुआ तो कहीं आपका सिर गायब हो जाएगा, कहीं पाँव गायब हो जाएगा, आप पूरी फ़ोटो नहीं देख सकते। ठीक है, बड़ा तो जितना भी बड़ा हो जाए दर्पण चलेगा।
आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो और बड़ा दिख जाएगा, नहीं ऐसे नहीं दिखेगा, दिखेगा पर कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। तो कम से कम अगर किसी भी वस्तु का पूरा फोटो आपको देखना है दर्पण में तो कम से कम आधा दर्पण चाहिए, ठीक है। अगर आदमी 5 फुट का है तो 2.5 फुट का दर्पण कम से कम चाहिए। बड़ा तो आप कितना भी बड़ा लगा लीजिए, लेकिन मिनिमम जो साइज़ है, जो कम से कम साइज़ है वो कितना चाहिए, आधा चाहिए उस वस्तु के। ये पूछा नहीं जाता है, जनरल नॉलेज की चीज़ें मैं बता दिया हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और के साथ। गोली दर्पण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।